तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। पहला टॉपिक हमारी 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो है संबंध एवं फलन। तो बच्चों, नवबोध से पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संबंध एवं फलन कम से कम एक चैप्टर ये आप NCERT से ही पढ़ें। रीज़न ये है बच्चों कि संबंध एवं फलन जो क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज बदल जाने पे सवालों के मायने भी बदल जाते हैं, सवालों का मतलब जो है बदल जाता है। और हमारी नवबोध में बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे लैंग्वेज मिस्टेक हैं, जिनकी वजह से हम क्वेश्चन कुछ और समझ के सॉल्व करेंगे और आंसर कुछ और आ रहा होगा। इन सब समस्याओं से बचने के लिए संबंध एवं फलन हम सब NCERT से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बच्चों हम सबसे पहला वीडियो में पढ़ेंगे संबंध के कॉन्सेप्ट, जो अपन ने 11th क्लास में भी पढ़े हैं। उसके बाद बच्चों संबंध के प्रकार से क्वेश्चंस 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बनते हैं बच्चों, इन्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे फलन के कॉन्सेप्ट भी हम 11th क्लास में बच्चों कर चुके हैं। उसके बाद फलन के प्रकार और उसके सारे क्वेश्चंस। तो इतना करने के बाद आप इस चैप्टर से 5 नंबर बड़े आराम से ला सकते हो बच्चों। और बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिक को आपको समझना है और बहुत महीन, बहुत बारीक सा लॉजिक है, उसको आप समझ जाओगे बच्चों, तो ये पूरा चैप्टर का आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में बच्चों हम 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। संबंध का मतलब आप अपने दैनिक जीवन से भी ला सकते हो। जैसे आपके भाई के साथ कोई एक संबंध है ना बच्चों। जैसे आपके चाचा के बच्चे के साथ कोई एक संबंध है। आपका अपना भाई आपका भाई है, आपके चाचा का लड़का आपका चचेरा भाई है। तो आपके और अपने भाई के बीच जो संबंध हुआ बच्चों, भाई का संबंध हुआ। और आपके चाचा के बच्चे के बीच बच्चों चचेरे भाई का संबंध हुआ। तो पहले केस में संबंध भाई है, दूसरे केस में संबंध चचेरा भाई है। और संबंधों के लिए जैसे मामा के बीच, हमारे और मामा के बीच संबंध मामा का है, मामा से हमारा संबंध भांजे का है। तो बच्चों मोटा हिसाब ये समझ में आ रहा है, अगर हम दैनिक जीवन के तमाम उदाहरण देखें तो मोटा हिसाब ये समझ में आ रहा है बच्चों कि संबंध स्थापित करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पहली चीज़ मैं हो गया, दूसरी चीज़ मेरा भाई हो गया। तो हम दोनों के बीच एक संबंध है भाई का, है ना। पहली चीज़ मैं हो गया, दूसरी चीज़ मेरे मामा हो गए। तो हमारे और मामा के बीच मेरी तरफ संबंध है मामा का, मेरे मामा की तरफ संबंध है भांजे का। ठीक है बच्चों, तो संबंध स्थापित करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, अगर हम गणितीय लैंग्वेज में बात करें। तो बच्चों इसी के लिए संबंध को और अच्छे समझने के लिए हम निम्न वाक्यों पर विचार करते हैं। पहला सेंटेंस है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दूसरा है बच्चों 10 2 से विभाज्य है। तीसरा है बच्चों x y का घन है। अब आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो बच्चों, इनमें भी संबंध किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच या फिर 2 स्थानों के बीच या फिर 2 संख्याओं के बीच ही दिया गया है। जैसे दिल्ली और भारत, एक अवयव हो गया बच्चों दिल्ली, एक अवयव हो गया भारत। इनके बीच, दिल्ली और भारत के बीच क्या संबंध है बच्चों? राजधानी का संबंध है। तो पहला अवयव दिल्ली है, दूसरा अवयव भारत है और इनके मध्य बच्चों राजधानी का संबंध है। तो हमें हर सेंटेंस में प्रथम अवयव, द्वितीय अवयव और उनके बीच का संबंध पहचानना तो कम से कम आना चाहिए। दूसरा बच्चों, पहला अवयव 10 है, दूसरा अवयव 2 है। इनके बीच 10 और 2 के बीच क्या संबंध है बच्चों? कि 10 जो है 2 से विभाज्य है। तो ये इनके बीच का संबंध है। ऐसे पहला अवयव x है, दूसरा अवयव y है। इनके बीच बच्चों संबंध ये है कि ये x y का घन है। ठीक है बच्चों, तो पहले अवयव में राजधानी है, दूसरे अवयव में विभाज्य है, तीसरे में घन है, संबंध को दर्शाते हैं। ये आप समझ गए होंगे बच्चों। अब अगर हम प्रत्येक वाक्य में पहले अवयव को x ले लें, दूसरे अवयव को y ले लें और इनके बीच के संबंध को r से दर्शाएं बच्चों, तो पूरे संबंध को हम x और y से दर्शाएंगे कि x और y आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों आर संबंध से। दिल्ली और भारत आपस में जुड़े हुए हैं राजधानी है के संबंध से। तो बच्चों पहला संबंध दिल्ली, पहला अवयव दिल्ली हो गया, दूसरा अवयव भारत हो गया। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है बच्चों? राजधानी का संबंध है ना बच्चों। राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है।
ये संबंध आ गया। उसके बाद बच्चों पहला अवयव 10 हो गया, दूसरा अवयव 2 हो गया। संबंध विभाज्यता का है बच्चों कि 10 2 से विभाज्य है। पहला अवयव x हो गया, दूसरा अवयव y हो गया। इनके मध्य संबंध है बच्चों कि x जो है y का घन है। ठीक है बच्चे लोग, तो इस तरीके से हम संबंधों को समझ सकते हैं। अब हम संबंधों को गणितीय रूप में लिखने का प्रयास करेंगे कि संबंधों को हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, तो संबंधों को गणितीय रूप में लिखना है तो हम अभी थोड़ा सा उससे जुड़े एग्जाम्पल और देखेंगे। तो हम इतना कहने से हम ये समझ गए कि अतः हम कह सकते हैं कि ये सब बच्चों नोट्स में आपको करते चलना है। नोट्स इतनी कंप्लीट, इतनी प्यारी बनाना है बच्चों वीडियोस वाली क्लास की कि आपको आगे चल के वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। वीडियो आप केवल एक बार देखो। वीडियो देखते वक्त आप जैसे क्लास में पेन और कॉपी लेके बैठे रहते हैं, वैसे ही मोबाइल के सामने, लैपटॉप स्क्रीन के सामने भी पेन और कॉपी लेके बैठे रहें। सारा चीज़ एक तरफ से नोट डाउन करते चलें ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है बच्चों, हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि x r y का अर्थ है x r y का क्या अर्थ है बच्चों? x r y का अर्थ है कि x y से संबंध r द्वारा जुड़ा हुआ है। x r y का अर्थ क्या होगा बच्चों? x r y का अर्थ होगा कि x y से r संबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये परिभाषाएं अपन ने पिछले क्लास में भी करी थी। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। बस इस छोटी सी वीडियो में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद हम 12th क्लास के एक्सरसाइज वाली चैप्टर में आ जाएंगे और इस चैप्टर को हमें टू द पॉइंट पढ़ना है बच्चों, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन्हें सॉल्व करने हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको एक बार सॉल्व करना है, बार बार रिवाइज नहीं करना है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी अपन निम्न संबंधों पर विचार करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लो यदि कैपिटल A इज इक्वल टू अपने पास है 1 2 3, यदि कैपिटल A इज इक्वल टू अपने पास है बच्चों 1 2 3, तो अब ध्यान करो। अब मैं थोड़ा आपको रिवाइज कर रहा हूँ। पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले 11th क्लास में हमको पता लगा सबसे पहला चैप्टर था बच्चों समुच्चय आपने अच्छे से पढ़ा। समुच्चय 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक समुच्चय लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें लैंग्वेज लिखी होती है। मैं हल्का सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक समुच्चय लिखा जाता है रोस्टर रूप से। रोस्टर रूप कैसे होता है बच्चों? रोस्टर रूप होता है जैसे मान लो समुच्चय का अगर A इज इक्वल टू, एक समुच्चय है AEIOU, तो रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं कॉमा लगा के। इसे हम बोलते हैं रोस्टर रूप या फिर सारणी रूप। एक होता है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में ध्यान रहे बच्चों, ये हमारा रोस्टर रूप है ना, रोस्टर रूप है ये, या फिर सारणियन या फिर सारणी रूप है ना बच्चों, सारणियन रूप है। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में एलिमेंट को परिभाषित किया जाता है। तो A इज इक्वल टू एक्स है, जहाँ x क्या है? x, इसकी इन अवयवों की एक परिभाषा क्या है बच्चों? जहाँ x है, जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है बच्चों? स्वर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन ने यही पढ़ा था कि अपन रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में चेंज कर सकते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो समुच्चय की बेसिक चीज़ थी बच्चों जो आपको आती है। अब अपन ने समुच्चय पढ़ने के बाद ये देखा था कि संबंध एवं फलन जो बने हैं बच्चों, वो समुच्चयों के ही कारण बने हुए हैं, समुच्चयों के ही इस्तेमाल से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक समुच्चय है A इज इक्वल टू 1 2 3, तो इससे हम कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट बना सकते हैं?
ठीक है बच्चों, कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी बच्चों, वो पढ़ी थी हमने कार्तीय गुणन, या फिर इसको हम कहते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं बच्चों पिछली क्लास का, ताकि आपको संबंध की डेफिनेशन, संबंध का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये समझ में आ गया बच्चों अच्छे से, तो फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों कार्तीय गुणन में हुआ क्या था, जैसे मान लो कार्तीय गुणन ए का ए से है, अपन ने पढ़ा था ए का ए से भी कर सकते हैं, ए का बी से भी कर सकते हैं। तो जब दोनों समुच्चय ए ही रहेंगे तो दोनों में अब क्या रहेंगे बच्चों, 1 2 3 ही रहेंगे। तो 1 के मैं किससे किससे संबंध स्थापित कर सकता हूं, 1 का कनेक्शन 1 से कर सकता हूं, 2 से कर सकता हूं, 3 से कर सकता हूं। तो बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से आ गया। ऐसे बच्चों 2 का भी 1 से, 2 का भी 2 से, 2 का भी 3 से। तो बच्चों 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से। ऐसे बच्चों फिर 3 का भी 1 से, 3 का भी 2 से, 3 का भी 3 से। तो आ जाएगा बच्चों 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। तो इस तरह से बच्चों कार्तीय गुणन में मैक्सिमम पॉसिबल संबंध आ जाते हैं। कार्तीय गुणन में कोई भी कनेक्शन छूटता नहीं है। तो मतलब दो समुच्चयों के मध्य कितने प्रकार से कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमें कार्तीय गुणन में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो कार्तीय गुणन से फिर कुछ भी नहीं बचता है, ये करेक्ट बात है। तो अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने कार्तीय गुणन में ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो हमारे क्या बन गए थे बच्चों, हमारे संबंध बन गए थे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो कार्तीय गुणन में ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के हमने संबंध बनाए थे, और संबंध बनाए थे तो हमको संबंध मिल गए थे। अब बच्चों अगर इस प्रकार से रहे कि समुच्चय A इज इक्वल टू अपने पास A, B और C रहे, और B इज इक्वल टू 1 2 रहे बच्चों, 1, 2 रहे, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू हो जाता है A का 1 से, A का 2 से, पहले A का दूसरे के सब से। अब A पूरा हो गया तो B का 1 से और B का 2 से। अब B पूरा हो गया तो C का 1 से और C का 2 से। तो इस तरीके से बच्चों हम कार्तीय गुणन को परिभाषित करते हैं, कार्तीय गुणन बनाते हैं। अब अगर आपको कार्तीय गुणन पूरा याद आ गया बच्चों, तो फिर हम अब संबंध को समझ सकते हैं। तो संबंध को समझने के लिए बच्चों हम अगर यदि हमें समुच्चय, अब संबंध को समझते हैं बच्चों, तो यदि मान लो A इज इक्वल टू अपने पास है 1 2 3 है, A इज इक्वल टू, यदि हमारे पास 1 2 3 है ना बच्चे लोग, तो हमारा A क्रॉस A क्या होगा, इस हमको पता है 1 का 1 से ना बच्चों, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर ऐसे ही 2 का 1 से, 2 का 2 से और 2 का 3 से। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से। तो अब अगर हम निम्न संबंधों पर विचार करें, यदि हम निम्न संबंधों पर विचार करें, या फिर ऐसा बोलते हैं माना संबंध R1 R2 R3 है ना, क्रमशः R1 किसको दर्शा रहा है बच्चों, R1 लेस देन को, इक्वल, R2 इक्वल को और R3 ग्रेटर देन को दर्शाते हैं, है ना, को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर R1 एक संबंध है जो दर्शाता है कि लेस देन है, R2 जो है इक्वल को और R3 जो है ग्रेटर देन को दर्शाता है बच्चों, तो हमारा जो R1 संबंध है, R1 संबंध का मतलब क्या होगा बच्चों, संबंध हमेशा दो एलिमेंट के बीच होता है। पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट R1 है और अगला है y, x R1 y। तो संबंध R1 जो है x R1 y के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो बच्चों x तो x हो गया, R1 क्या है, R1 इज लेस देन, और y तो y हो गया। तो बच्चों आप ये समझो कि संबंध
R1 का मतलब होता है लेस देन। संबंध हमेशा दो एलिमेंट के बीच रखे जाते हैं, तो आपको रखना है पहला एलिमेंट, फिर आपको रखना है दूसरा एलिमेंट, और इनके बीच आपको R1 संबंध लगाना है बच्चे लोग। ठीक है, तो इनके बीच हम लगाएंगे R1 संबंध। R1 संबंध दर्शाता है किसको? लेस देन को, है ना। किसको दर्शाता है बच्चों? R1 संबंध दर्शाता है लेस देन को। तो अब ये आपको लेस देन वाले संबंध कहाँ से ढूंढने हैं बच्चों? तो R1 इज इक्वल टू, हमने बोला है संबंध हमेशा बनेंगे कार्तीय गुणन से। कहाँ से बनेंगे संबंध बच्चों? कार्तीय गुणन से बनेंगे संबंध, हमेशा बनेंगे हमारे कार्तीय गुणन से। तो आपको ये चीजें जिसमें x लेस देन y हो ढूंढना है कार्तीय गुणन में। तो बच्चों x का मतलब होता है क्रमित युग्मों का पहला अवयव, है ना, क्रमित युग्मों का पहला अवयव, और y का मतलब होता है बच्चों क्रमित युग्मों का दूसरा अवयव, क्रमित युग्मों का दूसरा अवयव। तो बच्चे लोग आपको केवल ये समझना है कि पूरे कार्तीय गुणन में ऐसे कितने अवयव हैं जिनका पहला अवयव छोटा है और दूसरा अवयव बड़ा है ना बच्चों। तो ये संबंध R1 में नहीं आएगा क्योंकि ये बराबर है। इसमें पहला अवयव छोटा है बच्चों और दूसरा अवयव बड़ा है। इसमें भी पहला अवयव छोटा है बच्चों और दूसरा अवयव बड़ा है। ये शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दो बड़ा है एक छोटा है, हमें पहला छोटा चाहिए दूसरा बड़ा चाहिए। ये भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है। अब बच्चों यहाँ पे ये शामिल नहीं करेंगे, ये शामिल नहीं करेंगे और ये शामिल नहीं करेंगे। तो R1 संबंध हमको इस प्रकार से मिल गया। तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ बच्चों में, हमें सबसे पहले कार्तीय गुणन मिलता है। कार्तीय गुणन में हम जो संबंध चाहते हैं उन संबंधों को ढूंढते हैं। जैसे R1 संबंध हम चाह रहे थे, तो R1 को चेक करो, R1 है क्या? R1 दर्शाता है लेस देन को, तो पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा होना चाहिए। तो हम कार्तीय गुणन में सारे एलिमेंट में ढूंढेंगे ऐसे अवयव या फिर ऐसे कार्तीय गुणन या फिर ऐसे क्रमित युग्म जिनका पहला अवयव उनके दूसरे अवयव से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमको R1 संबंध मिल जाएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं संबंध R2, है ना बच्चों। R2 हम अगर संबंध की बात करें बच्चों, अगर हम R2 संबंध की बात करें तो R2 संबंध क्या है? x R2 बाई, R2 संबंध का मतलब क्या हुआ? पहला अवयव दूसरे अवयव से R2 संबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो बच्चों पहला अवयव x है। संबंध R2 किसको दर्शाता है? संबंध R2 इक्वल को दर्शाता है y। मतलब अब हमें अपने कार्तीय गुणन में ऐसे अवयव ढूंढने हैं बच्चों जिसमें दोनों अवयव बराबर हों। तो पहला अवयव मिल गया 1,1, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसमें बराबर है बच्चों 2,2 और यहाँ बराबर है बच्चों 3,3। तो इस तरीके से हमको बच्चों R2 संबंध मिल गया। अब अगर बात आती है बच्चों R3 संबंध की, तो R3 संबंध की, तो R3 जो हमारा संबंध है, R3 संबंध हमारा इस प्रकार से बनेगा x R3y। तो x है, R3 बच्चों है ग्रेटर देन y, तो हमारा y है। मतलब पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों अब हम पहुंच जाएंगे अपने कार्तीय गुणन में और चेक करेंगे जिनमें पहला अवयव बड़ा है तो यहाँ तो नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। 2,1 में 2 बड़ा है 1 से, पहला अवयव बड़ा है। फिर बच्चों 2,2 नहीं चलेगा, इधर चलेगा 3,1 और इधर चलेगा बच्चों 3,2। ये हमारा संबंध नंबर 3 आ गया। तो बच्चों अब आप संबंध को मोटा मोटा समझ गए कि संबंध क्या है। कार्तीय गुणन में हम थोड़े बहुत नियम लगा के संबंध अपने बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम चलेंगे, अब संबंध की परिभाषा लिखेंगे। तो संबंध होता है बच्चों, संबंध R इज इक्वल टू, संबंध हमेशा क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाता है। संबंध हमेशा दो अवयवों के बीच में लिखा जाता है, जहां हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू पहला समुच्चय, y बिलोंग्स टू दूसरा समुच्चय, एवं बच्चों जो क्रमित युग्म है ये किसका होना चाहिए? ये हमारे कार्तीय गुणन का होना चाहिए। हमारा संबंध जो है बच्चों x, y वो हमारे कार्तीय गुणन का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी संबंध की परिभाषा है। संबंध में क्या होंगे बच्चे? क्रमित युग्म होंगे। कैसे क्रमित युग्म? क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय 1 से
लिया गया है, दूसरा अवयव समुच्चय दूसरे से लिया गया है, और ये जो क्रमित युग्म है बच्चों x, y ये लिए गए हैं हमारे कार्तीय गुणन से। आपको अगर ध्यान हो बच्चों तो हम कार्तीय गुणन से ही अपने संबंध सारे निकालते हैं। तो ये संबंध की हमारी बेसिक परिभाषा है। अब संबंध की बेसिक परिभाषा, जब दो समुच्चय रहेंगे तब ऐसा रहेगा बच्चों। अगर एक ही समुच्चय होता तो x, y, यहाँ पे x और x बिलोंग्स टू a, y भी बिलोंग्स टू a, और x, y बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, a कार्तीय गुणन a। दो समुच्चय हैं तो a क्रॉस b बना, एक समुच्चय है तो a क्रॉस a बन गया। तो यहां से संबंध की परिभाषा होती है बच्चों समाप्त। अब आपको बताते हैं संबंध के डोमेन और रेंज आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो हम बोलेंगे बच्चों संबंध का प्रांत, है ना बच्चों, संबंध का प्रांत। संबंध का प्रांत क्या होता है बच्चों, संबंध का प्रांत क्या होता है बच्चों, संबंध वाले समुच्चय के कार्तीय गुणन के, संबंध वाले समुच्चय के क्रमित युग्मों के सभी अवयव संबंध के प्रांत कहलाते हैं। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे लोग कि हमने पहला संबंध R1 क्या बनाया था, ध्यान से देखो, हमने R1 बनाया था बच्चों। वैसे हमारे पास A इज इक्वल टू कितना है, A इज इक्वल टू 1 2 3 था पिछले एग्जाम्पल में। तो इसका जो मैपिंग बनेगा, A की मैपिंग A से ही बनेगी बच्चों, क्योंकि केवल एक समुच्चय है। यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 और 3 हो गया, ठीक है बच्चे लोग। तो R1 जो था, R1 में आया था बच्चों, पहला छोटा होना चाहिए तो 1 2 आ गया था, और 1 3 आ गया था, और 2 3 आ गया था, R1 में आ गया था। तो बच्चों संबंध के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव संबंध के प्रांत कहलाते हैं। तो मतलब DOMAIN, डोमेन इज इक्वल टू बच्चों प्रथम अवयव क्या है, 1 है, फिर 1 है और फिर 2 है। क्योंकि समुच्चय है तो कुछ रिपीट नहीं होता, तो 1 2 हमारा डोमेन आ गया, ठीक है बच्चों। और रेंज RANGE, रेंज क्या होती है बच्चे लोग, संबंध के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव, मतलब 2 हो गया, 3 3, तो 3 एक ही बार लिखेंगे, 2 3। तो हम क्या करें बच्चों, अगर इस डायग्राम से देखें तो संबंध R1 है, अगर A और A के बीच अगर संबंध R1 है तो R1 में क्या क्या है, 1 2 से कनेक्ट है बच्चों, 1 3 से कनेक्ट है बच्चों, और 2 3 से कनेक्ट है बच्चों। केवल इतने ही कनेक्शंस हैं। तो बच्चों हमने आपको डोमेन के बारे में बताया था कि प्रथम समुच्चय के, है ना, प्रथम समुच्चय के वो अवयव, है ना, वो अवयव जो कनेक्ट हैं, प्रथम समुच्चय के वो अवयव जो कनेक्ट हैं वो कहलाते हैं डोमेन। तो बच्चों प्रथम समुच्चय में क्या क्या कनेक्ट हैं, कनेक्ट हैं हमारे 1 2, तो 1 2 डोमेन कहलाएंगे। फिर हमने बच्चों कहा था परिसर में क्या होगा, दूसरे समुच्चय के जो अवयव कनेक्ट हैं वो कहलाते हैं रेंज। तो बच्चों रेंज हमारा क्या हो जाएगा, क्या क्या कनेक्ट है, 2 3। एक और चीज बच्चों आपको पढ़नी थी, वो था सहप्रांत। क्या था बच्चों, सहप्रांत। डोमेन को क्या कहते हैं, डोमेन को कहते हैं प्रांत, रेंज को कहते हैं बच्चों परिसर, और एक होता है सहप्रांत। क्या होता है बच्चों, सहप्रांत। सहप्रांत को कहते हैं DOMAIN। तो को डोमेन में एक विशेष बात थी बच्चों कि दूसरे समुच्चय के सारे अवयव को डोमेन कहलाते हैं। मतलब इसमें आ जाएगा 1 2 और 3। तो बच्चों ये 3 चीजें संबंध के लिए भी हैं, फलन के लिए भी हैं। आप समझ लीजिए संबंध का प्रांत क्या होगा, पहले समुच्चय के केवल वो अवयव जो कनेक्ट हैं वो प्रांत में आएंगे, तो 1 2 प्रांत में आ गए। दूसरे समुच्चय के केवल वो अवयव जो कनेक्ट हैं वो रेंज में आएंगे, परिसर में आएंगे, तो 2 और 3 कनेक्ट थे, तो 2 और 3 हमारे परिसर आ गए। अब एक बचता है सहप्रांत बच्चों, तो दूसरे समुच्चय के सारे अवयव सहप्रांत के अंतर्गत आते हैं, तो 1 2 3 हमारा सहप्रांत में आ गया बच्चों। अगर हम परिभाषा से भी देखें तो परिभाषा कहती है कि संबंध का जो समुच्चय है उसके
क्रमित युग्मों के पहले अवयव डोमेन कहलाते हैं। तो पहले अवयव 1 1 2, तो 1 2 डोमेन हो गया। और दूसरे अवयव बच्चों रेंज कहलाते हैं, 2 2 3 2 3 रेंज हो गया। तो दोनों तरीके से आप डोमेन और रेंज को समझ सकते हो। प्रथम अवयव डोमेन है, द्वितीय अवयव रेंज है। अगर डायग्राम से निकालना है तो प्रथम समुच्चय के जितने कनेक्टेड हैं वो सब डोमेन है, और द्वितीय समुच्चय के जितने कनेक्टेड हैं वो सब हैं बच्चों रेंज। तो इस तरीके से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप संबंध का डोमेन और रेंज और संबंध के बारे में जो पिछले क्लास में जानकारी हमने अर्जित करी थी वो एक बार आप पुरानी नोट्स अगर रिवाइज कर लोगे, नहीं भी करोगे तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी आपको संबंध के बारे में इनफ है। अब हम करेंगे बच्चों अगला प्रकार, अगला टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों संबंधों के प्रकार, संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार। तो बच्चों बहुत सारे संबंध हैं, संबंध के कई प्रकार होते हैं, लेकिन बेसिक मेन सवाल प्रकार जो है हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम पूरा फोकस इंपॉर्टेंट पे करेंगे, फिर लास्ट में बच्चों हम जो और 2-3 जो कम इंपॉर्टेंट हैं या फिर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं टाइप, उनको भी कवर कर लेंगे। तो बच्चों संबंध बेसिकली हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। जो हमारा पहला प्रकार है बच्चों वो कहलाता है स्वतुल्य संबंध। पहला प्रकार क्या होता है बच्चों? पहला होता है स्वतुल्य, है ना बच्चों, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है बच्चों? स्वतुल्य संबंध। पहला हमारा टाइप बच्चों स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध जो है बच्चे लोग, स्वतुल्य संबंध को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंग्लिश में अगर आपको बात करना है तो REFLEXIV रिफ्लेक्सिव, RELATION रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, क्या देखना है हमको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंग्लिश के बजाय अगर आप हिंदी पे फोकस करो तो स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वयं से तुलना, है ना बच्चे। स्वतुल्य का मतलब जब तुलना स्वयं से हो तो वहां पे स्वतुल्य संबंध आएगा। ठीक है बच्चों, जब तुलना स्वयं से हो तो वहां पे स्वतुल्य संबंध आएगा। इसकी पहले बच्चों में परिभाषा लिखवाता हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, तो इसकी परिभाषा ये है बच्चों, यदि, क्या परिभाषा है बच्चों? यदि A, बिलोंग्स टू R, A, बिलोंग्स टू R, मतलब जो अवयव है उसका संबंध उसी अवयव से संबंध के अंदर मिल जाए। जैसे आप ध्यान करो तो आपके पास संबंध, आपके पास कार्तीय गुणन में A क्रॉस A, कार्तीय गुणन में बच्चों क्या, सॉरी, आपके पास मान लो कोई संबंध है, सॉरी, आपके पास कोई एक समुच्चय है, मान लो 1 2 और 3। तो अगर इनसे एक संबंध बना है, पहली बार बच्चों इनसे पहले क्या बनेगा? इनसे पहले बनेगा कार्तीय गुणन, A क्रॉस A बनेगा। वो आपको पता है क्या क्या बनना है? 1 1 1 2 1 3, फिर क्या बनेगा? 2 1 2 2 और 2 3, फिर क्या बनेगा? 3 1 3 2, फिर क्या बनेगा बच्चों? 3 3 बनेगा। तो इनसे अगर देखो तो जो संबंध R2 बना था, अपना रफ का पन्ना पलट के देखेंगे बच्चों, संबंध R2 में आए थे 1 1, है ना बच्चों, 2 2, है ना बच्चों, 3 3। तो बच्चों देखो, स्वयं का संबंध स्वयं से है ना, 1 का संबंध 1 से ही है, 2 का संबंध 2 से ही है, 3 का संबंध 3 से ही है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो जब स्वयं का संबंध स्वयं से मिल जाए आपको, आपके संबंध वाले समुच्चय में स्वयं के संबंध स्वयं से मिल जाए, मतलब जितने एलिमेंट आपके समुच्चय में हैं, मान लो 1 2 3 है तो 1 का संबंध 1 से मिल जाए, 2 का संबंध 2 से मिल जाए, 3 का संबंध 3 से मिल जाए। जब सारे मिल जाएं, ध्यान रहे स्वतुल्य में एक विशेष बात ध्यान देनी है, ये प्रत्येक अवयव के लिए होता है। जब समुच्चय A में उपस्थित प्रत्येक अवयवों का संबंध प्रत्येक अवयव स्वयं से प्राप्त कर सके तो उसे हम बोलते हैं बच्चों स्वतुल्य संबंध। इसका मतलब अगर इसमें 4 भी होता तो ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है,
क्योंकि इसमें 4,4 नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें 4,4 भी कर दूं तो ये स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। मतलब प्यारे बच्चों, आपको ये कहना है कि समुच्चय में जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 है तो 1 का 1 से भी हो, 2 का 2 से भी हो, 3 का 3 से भी हो और 4 का 4 से भी हो। अगर इसमें पांचवा एलिमेंट राम होता तो राम का राम से भी हमको संबंध स्थापित करना पड़ता प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो अब मैं इसको परिभाषित करता हूं, क्योंकि जब परिभाषा लिखूंगा तब आप क्वेश्चंस में इन डेफिनेशंस को लिख पाओगे। तो हम बोलेंगे बच्चों, यदि a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, यदि A के प्रत्येक अवयव के लिए, है ना, यदि प्रत्येक, फॉर ऑल लगा बच्चों, प्रत्येक अवयव A का, यदि समुच्चय के प्रत्येक अवयव के लिए उस अवयव का उसी अवयव से संबंध मिल जाता है तो हम बोलते हैं बच्चों वहां पे स्वतुल्य संबंध होगा। तो इस प्रकार का संबंध जो है बच्चों, इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो इसको एक और प्रकार से मैं लिखवाता हूं। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव A के लिए, प्रत्येक अवयव स्मॉल a के लिए A, बिलोंग्स टू A, है ना, मतलब A, बिलोंग्स टू A की हिंदी होती है A, संबंध में उपस्थित हो, संबंध में क्या है बच्चों, उपस्थित हो, तो संबंध जो मिलेगा तो संबंध बच्चों स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो फिर संबंध जो है स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, अदरवाइज वो स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। जैसे बच्चों, अगर मान लो आपके पास कोई समुच्चय A है और वो है A, B और C। ठीक है बच्चे, तो अब A क्रॉस A क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जैसे A हुआ बच्चों और यहाँ पे भी A ही रहेगा, तो A का A से क्या संबंध है, R संबंध है। अब इसमें A, B, C हैं और इसमें A, B, C है। तो बच्चों अगर A का A से संबंध मिल जाए, मतलब R में क्या क्या आ जाए, R में आ जाए A का A से संबंध A, B का B से संबंध B, और C का C से संबंध C, और कुछ भी आ जाए, इनके अलावा भी आ जाए, लेकिन कम से कम ये रहे, पहले अवयव का पहले अवयव से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, तो ये बच्चों कहलाया जाता है स्वतुल्य संबंध, या फिर इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब समुच्चय में जितने अवयव हैं उन सभी अवयवों का खुद से संबंध अगर है तो वो बच्चों स्वतुल्य संबंध की श्रेणी में आएगा। ठीक है बच्चे लोग, स्वतुल्य संबंध आप समझ गए। अब स्वतुल्य संबंध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा नहीं करना है। जितने अवयव हों समुच्चय में, आप संबंध वाले समुच्चय में जाके चेक कर लो कि सबका स्वयं से संबंध प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो हम बोलेंगे दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों, ये पहला इंपॉर्टेंट संबंध जो है स्वतुल्य संबंध, आप समझ गए। अब मैं कराता हूं बच्चों दूसरा होता है बच्चों स्वतुल्य के बाद है बच्चों अगला संबंध सममित संबंध। क्या है बच्चों, सममित संबंध। क्या है बच्चे लोग, सममित संबंध। जो सममित संबंध है बच्चे, सममित संबंध, तो सममित संबंध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सममित संबंध को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक RELATION, सिमेट्रिक रिलेशन। तो जो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, अब सिमेट्रिक रिलेशन भी आपको समझना पड़ेगा।
सिमेट्री का मतलब आप सममित समझते हो कि मतलब दोनों तरफ से सेम चीज़ें हों, है ना बच्चे, दोनों तरफ से सेम चीज़ें हों, उसे कहते हैं सममित। तो यदि बच्चों ध्यान देना, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है, मतलब आपके संबंध वाले समुच्चय में a कॉमा बी है, तो b कॉमा a मतलब इसका उल्टा भी, अगर a का b से संबंध है तो b का a से संबंध भी, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। समझ गया बच्चों? तो b कॉमा a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी संबंध R में 1 कॉमा 2 है बच्चों, तो इसका उल्टा 2 कॉमा 1 उसी संबंध में होना चाहिए, है ना बच्चों? तो अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास ये कैपिटल A है, हमारे पास ये भी मान लो कैपिटल A है, तो अगर हमने बोला 1 2 3 और 1 2 3, तो अगर 1 का 2 से संबंध है बच्चों तो 2 का 1 से होना चाहिए। अगर मान लो 1 कॉमा 3 मिल जाए बच्चों तो फिर 3 कॉमा 1 होना चाहिए। ये बहुत इजी है ज्ञात करना। ध्यान रहे, अगर 1 कॉमा 2 हो तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए। अगर 1 कॉमा 2 है ही नहीं है तो फिर 2 कॉमा 1 ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये प्रत्येक अवयव के लिए नहीं होता है, ये संबंध के अंदर ही चेक हो जाएगा। अगर किसी का a कॉमा बी है तो उसका b कॉमा a होना चाहिए। इसमें और पुराने वाले में एक डिफरेंस ये भी है कि पुराना वाला जो हमने पढ़ा है स्वतुल्य संबंध, वो केवल संबंध के अंदर से नहीं देखना है, समुच्चय से भी देखना है। अगर समुच्चय के सारे अवयव का संबंध नहीं मिला तो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। यहाँ तो केवल संबंध के अंदर देख लो, 1 कॉमा 2 का 2 कॉमा 1 अगर मिल जाए तो हमारा काम हो गया। ठीक है बच्चों, 1 कॉमा 2 का अगर 2 कॉमा 1 मिल जाए तो हमारा काम हो गया, अगर नहीं मिला तो नहीं हुआ। तो अगर कहीं पे 1 कॉमा 2 मिला है तो अगर 2 कॉमा 1 भी मिल गया, अगर 2 कॉमा 1 भी मिल गया बच्चे लोग, तो इसका मतलब वो सममित संबंध है। तो हमारा बच्चों हो गया स्वतुल्य संबंध, आप समझ गए, है ना बच्चे, सममित संबंध आप समझ गए। अब आपको पढ़ना है बच्चों अब आपको समझना है बच्चों संक्रामक संबंध। क्या पढ़ना है बच्चे लोग? संक्रामक संबंध। तो नंबर 3 है बच्चों, नंबर 3 क्या है बच्चे लोग, है ना, ये अपना है, इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रामक संबंध। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, संक्रामक संबंध, या फिर हम संक्रामक संबंध को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, TRANSITIV, ट्रांजिटिव RELATION, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको बहुत ही फोकस्ड होके पढ़ना है। इस ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आते हैं, तो बच्चे लोग इस पे ध्यान देना कि यदि किसी भी संबंध में, मतलब यदि a कॉमा b संबंध में है, बिलोंग्स टू R का मतलब संबंध में है, एवं ये स्पेशल केस है बच्चों, अगर a कॉमा b है तभी अगला हम ढूंढेंगे। यदि a कॉमा b R में है एवं जिससे ये खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ b पर, तो b से स्टार्ट होने वाला भी R में है, b कॉमा c बिलोंग्स टू R है, तो बच्चों देखो a b, ये b से खत्म हुआ बच्चों, ये b पे चालू हो गया, तो दोनों पे जो कॉमन है, b कॉमन है, b को हटा दो, किनारे वाले a और c बचे, तो a कॉमा c भी R में होना चाहिए, या फिर a कॉमा c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो दिया गया संबंध है ना बच्चों, दिया गया संबंध संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो दिया गया संबंध संक्रामक संबंध होगा। ठीक है बच्चे लोग, अब इसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, क्योंकि यहीं पे बच्चों को मिस्टेक्स होते हैं, यहीं बच्चों को डाउट आते हैं, और अगर डाउट आ गया तो बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता। बच्चों ध्यान देना, इसको अपन अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि अगर a कॉमा b है, अगर कोई क्रमित युग्म है, तो ये क्रमित युग्म जिस पे खत्म हुआ है उससे शुरू होने वाला क्रमित युग्म भी है ना बच्चों।
अगर ए बी है और बी सी नहीं है, ठीक है, अगर ए बी है किंतु बी से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और ध्यान देना, आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये मत समझना कि संक्रमक नहीं होगा। ये संक्रमक की स्पेशल कंडीशन है बच्चों कि अगर ए बी के लिए बी सी है तो फिर ए सी मिल जाए तो संक्रमक होगा। मैं इस पे आपको कंडीशन लिखवा देता हूं। कंडीशन नंबर 1 है, यदि ए कॉमा बी के लिए, यदि ए कॉमा बी के लिए, ये जरूर आप लिख लो, ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तभी संक्रमक होगा, तभी संक्रमक होगा। ठीक है, यदि ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए, तभी संक्रमक होगा, पहली चीज। अब नंबर 2 विशेष कंडीशन, यदि ए कॉमा बी के लिए, यदि ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी है ही नहीं, बी कॉमा सी है ही नहीं, है ना बच्चों। यदि ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी है ही नहीं, मतलब ए कॉमा बी तो है पर बी से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, तो भी संक्रमक संबंध होगा, तो भी संक्रमक संबंध होगा। मतलब संक्रमक संबंध मैक्सिमम केस में होगा। संक्रमक संबंध केवल तब नहीं होगा अगर ए बी के लिए बी सी है ना, ए बी के लिए बी सी। तीसरा भी लिखवा देता हूं, तीसरा भी, यदि ए बी के लिए, यदि ए कॉमा बी के लिए, यदि ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी है, किंतु अब ए बी का बी सी मिल गया तो बी से बी खत्म करो, लास्ट वाले क्या बचेंगे, ए सी, किंतु ए कॉमा सी नहीं है, ए कॉमा सी नहीं है तो संक्रमक संबंध नहीं होगा, तो संक्रमक संबंध क्या है, तो संक्रमक संबंध नहीं होगा। समझ गए बच्चों। तो फिर इस केस में संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो बच्चों एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखना। इसको संक्रमक के लिए क्या चाहिए, संक्रमक के लिए चाहिए अगर ए बी है और बी सी भी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी है तो संक्रमक कहलाएगा। अगर बच्चों ए बी है बी सी ही नहीं है तो भी संक्रमक कहलाएगा। और अगर ए बी है बी सी है लेकिन इनका ए सी नहीं है तो फिर वो संक्रमक नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं बच्चे लोग, है ना, कि हमने अभी इन तीनों संबंधों के बारे में क्या क्या पढ़ा है। फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों पहला हमने देखा है स्वतुल्य, है ना बच्चों, क्या देखा है हमने, स्वतुल्य देखा। अब इसको सीधे एक एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। ठीक है, स्वतुल्य हमने देखा तो अपन कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर इसको आप फर्स्ट कर लेना, इस पे अपन सारा सीख जाएंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि a इज इक्वल टू 1, 2 और 3 है तो निम्न संबंधों पर हमको बच्चों विचार करना है। तो पहला संबंध है बच्चों r इज इक्वल टू क्या क्या है इसमें, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 है ना बच्चों, फिर 1 2, फिर क्या है बच्चों 1 3, उसके बाद है 2 2 और 3 3, ये है पहला। ठीक है, तो अब इस पे कहते हैं कि हमें चेक करना है कि संक्रमक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों हैं कि नहीं है। तो जो सबसे पहली चीज ध्यान से देखो, कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो क्या कहता है स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, है ना बच्चों, स्वतुल्य है कि नहीं है पहली चीज। फिर उसके बाद सम्मित चेक करेंगे, है ना बच्चों, सममित है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है। फिर चेक करेंगे बच्चों संक्रमक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य में क्या चाहिए, जितने अवयव हैं उन सभी का खुद से संबंध होना चाहिए। मतलब 1 का 1 से होना चाहिए, मिल गया, 2 का 2 से होना चाहिए, मिल गया, 3 का 3 से होना चाहिए, मिल गया। तो ये स्वतुल्य संबंध है। क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध ये है। अगर इसकी आपको लैंग्वेज लिखनी हो तो हम बोलेंगे कि सिंस A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A।
अतः दिया गया हमारा जो संबंध है बच्चों, दिया गया संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध है। दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सम्मित पे क्या चेक करते हैं बच्चों? ध्यान करो कि अगर a, b है तो इसका उल्टा b, a होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो कि 1, 2 तो है, हम बोलेंगे ये सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? कि सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R, किंतु बच्चों इसका उल्टा 2, 1 क्या बिलोंग्स टू R है ना बच्चों? 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, है ना बच्चे? 1, 2 तो है लेकिन इसका 2, 1 नहीं है, इसलिए सम्मित नहीं है। और वो जो संक्रमक के लिए क्या चेक करते हैं? संक्रमक के लिए चेक करते हैं बच्चों, जैसे 1, 1 है तो 1 से शुरू होने वाला कौन सा है? ये 1 पे खत्म हो रहा है तो 1 पे शुरू होने वाला 1, 2 है ना बच्चों? 1, 1 है तो और 1 पे शुरू होने वाला 1, 2 है। हमने बोला था कि a, b अगर है और b पे जिस पे ख़त्म हुआ इस पे शुरू होने वाला b, c है तो बच्चों ये बीच वाले ख़त्म कर दो। क्या होना चाहिए? फिर लास्ट इसका पहला उसका लास्ट वाला 1, c होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों ख़त्म कर दें बच्चों तो क्या कहता है? 1, 2 होना चाहिए। तो 1, 2 है, बिल्कुल है 1, 2। 1 से 1 पे ख़त्म होने वाला ये है, 1 पे शुरू होने वाला ये है। तो इनके स्टार्टिंग के अगर हम ख़त्म कर दें तो शुरू से लास्ट 1, 2 यहाँ पे विद्यमान है या फिर मौजूद है। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कहता है, अब ये चेक हो गया। अब 1, 2, अब ये 2 पे ख़त्म होने वाला है, 2 पे ख़त्म होने वाला है तो 2 पे स्टार्ट होने वाला ढूंढो। 2 पे स्टार्ट होने वाला ये 2, 2 तो इसका अंतिम इसका पहला ख़त्म कर दें तो 1, 2 मिलना चाहिए और 1, 2 यही है, खुद ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। 1, 3 पे ख़त्म होने वाला ये है 3, 3 तो इनके इसका पहला इसका लास्ट 1, 3 बच्चों यहाँ पे है। आया समझ में? देखो 1, 3 है और 3 पे स्टार्ट होने वाला 3, 3 है तो ये दोनों ख़त्म कर दो अगर तो 1, 3 होना चाहिए। तो 1, 3 यहाँ पे विद्यमान है। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। अब बच्चों 2, 2 अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे लोग, हमने बोला था 2, 2 है, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन अब 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। जो मैंने सेकंड नंबर केस लिखवाया था कि अगर a, b हो लेकिन b, a मतलब b पे a, b हो लेकिन b, c b पे ख़त्म हुआ तो b पे शुरू होने वाला है ही नहीं है, तब भी यह संक्रमक कहलाता है। तो बच्चों 2, 2 तो है, ये 2 पे ख़त्म हो रहा है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। समझे बात को? मतलब a, b तो है, b, c तो है ही नहीं, तो a, c चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के अगर a, b है और b से शुरू होने वाला मिले ही नहीं तब भी हमने बोला था कि ये मत बोलना कि संक्रमक नहीं है, इस केस में भी ये संक्रमक कहलाएगा। ऐसे ही 3, 3 है, अब 3 पे स्टार्ट होने वाला है ही नहीं तो ये भी संक्रमक कहलाएगा। तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि हमारा दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है। और जब भी बात आए कि संक्रमक पे क्या लिखना है, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो हम बोलेंगे सिंस a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R एवं a, c भी हमारा बिलोंग्स टू R है। जो डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिखवाई है वही डेफिनेशन लिख के आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हो। अतः दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है। ठीक है बच्चों। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, और इन एग्जाम्पलों में भी समझ में नहीं आए तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आप सबके कमेंट की अपेक्षा मुझे रहेगी। अगर आप सही से कमेंट करके बता दोगे सर समझ में नहीं आया कौन सा वाला संबंध, तो मैं उसको अच्छे से समझा पाऊंगा। बच्चों आर हमारे पास है एक संबंध 1, 1, ठीक है बच्चों, और फिर 1, 2 और फिर बच्चों 2, 1। तो पहली बात बच्चों, पहला संबंध क्या ये सममित है, क्या ये स्वतुल्य है? क्या ये सतुल्य है बच्चों? सतुल्य नहीं है ना बच्चों। क्यों? 1, 1 तो है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, सतुल्य
नहीं है बच्चों। इसके बाद बात आती है बच्चों सममित की। इसकी बात आती है सममित की। ये सममित है क्यों? 1,2 के लिए 2,1 उसका उल्टा मिल गया, सममित है। अब बच्चों चेक करते हैं हम संक्रमक। क्या चेक कर लेते हैं बच्चों? संक्रमक है कि नहीं है। तो बच्चे लोग संक्रमक 1,1 1 पे खत्म हुआ तो 1 पे स्टार्ट होने वाला ये है 1 2। तो अब इसके मतलब अगर A, B रहे और B, C रहे, ये B पे खत्म हुआ तो B पे स्टार्ट होने वाला मिल जाए तो क्या होना चाहिए बच्चों? तो ये खत्म कर दो कॉमन वाले, इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला होना चाहिए। तो मतलब 1,1 1,1 और 1,2 मिल गया। इनको ख़त्म कर दो तो 1,2 मिलना चाहिए। तो बच्चे लोग 1,2 है, स्वयं है वो। अब इसके बाद 1,2 मिला, 1,2 पे ख़त्म होने वाला मिला, 2 से शुरू होने वाला मिल गया बच्चों, है ना। 1,2 मिल गया और 2,1 मिल गया। हमने बोला इन्हें ख़त्म करो, 1,1 मिलना चाहिए, तो 1,1 मिल गया बच्चों। तो ये जो है संक्रमक है। ये स्वतुल्य नहीं है लेकिन सम्मित और संक्रमक है। ठीक है बच्चे लोग, सम्मित और संक्रमक ये वाला संबंध है। और अगर समझ में ना आए तो और इस पे एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, और इतने एग्जाम्पल्स में तो आपको समझ में आएगा ही बच्चों। R = एक है बच्चों 1,2 और एक है बच्चों 2,1। बच्चों कमेंट में साथ साथ बताते भी रहो। अब आप बताओ ये क्या है, सम्मित है कि नहीं है? सम्मित नहीं है, सॉरी स्वतुल्य की बात होगी पहले ना, पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य है कि नहीं है बच्चों? स्वतुल्य नहीं है ये, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। फिर बात आती है बच्चों सममित की। तो क्या ये सम्मित है? सम्मित है। 1,2 का 2,1 मिल गया, सम्मित है। फिर बात आती है बच्चों संक्रमक की। संक्रमक की तो क्या ये संक्रमक है बच्चों? 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,1 भी है। तो अगर इनको आप काट दो तो क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए। तो 1,1 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सिंस 1,2 बिलोंग्स टू R, फिर 2,1 बिलोंग्स टू R, किंतु समस्या क्या हो गई? 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R। अगर अपन और अच्छा लिखें तो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, किंतु बच्चों किंतु जो हमारा A, C है नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। A, C क्या हो गया बच्चों? ये नॉट बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, तो इसलिए संक्रमक तो नहीं है बच्चे। क्या नहीं है? संक्रमक हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब ये केवल सम्मित था, ना तो सतुल्य था, ना तो संक्रमक था। अब अगला एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चे लोग। अगला एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे है अगला एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस पे R = है बच्चों 1,1 है, और फिर 2,2 है, और फिर 3,3 है, 3,3 है, और फिर है बच्चों 1,2। इसको देखते हैं बच्चों कि ये क्या है, सम्मित, संक्रमक, स्वतुल्य है कि नहीं है। तो पहला बच्चे लोग बताएंगे ये स्वतुल्य है बच्चों की नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, और संक्रमक है कि नहीं है। स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, और संक्रमक है कि नहीं है। बच्चों 1 का 1,1 मिल गया, 2 का 2,2 मिल गया, 3 का 3,3 मिल गया। तो बच्चों ये तो हमारा स्वतुल्य है ना, स्वतुल्य तो है। बात आई सम्मित की, तो 1,2 का 2,1 नहीं मिला, सम्मित नहीं है बच्चों। अब बात आती है संक्रमक की। तो बच्चों ध्यान से देखो, 1,2 है, 1,2 है, 1,2 है। अब 2 से खत्म होने वाला, 2 से खत्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला 2 भी है। तो बच्चों नियम कहता है कि इन दोनों को ख़त्म कर दो, इसका पहले वाला और इसका लास्ट वाला होने चाहिए। तो 1,2 है इसमें, ये स्वयं ही है। तो बच्चों ये संक्रमक तो है ही, बच्चों ये संक्रमक तो है ही। अब इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बच्चे लोग। शॉर्ट ट्रिक इसमें ये रहती है, शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि जितने स्वतुल्य हो जाते हैं, ध्यान से देखना, संक्रमक के लिए शॉर्ट ट्रिक है बच्चों कि जितने स्वतुल्य हो जाते हैं, जितने स्वतुल्य वाले अवयव हैं, जितने स्वतुल्य वाले अवयव हैं, उनको संक्रमक के लिए चेक ही मत करो। ठीक है बच्चे, उनको संक्रमक के लिए चेक ही मत करो, क्योंकि स्वतुल्य वाले अवयव बच्चों संक्रमक होंगे ही। चेक कर लेते हैं। जैसे 1,1 है बच्चों, 1,1 है। अब 1,1 है
तो 1 से शुरू होने वाला 1,2 है, 1 से शुरू होने वाला 1,2 है। तो अब बच्चों इसका लास्ट इसका शुरू खत्म करोगे तो 1,2 विद्यमान ही है, ठीक है। अब बच्चों 2,2 है बच्चों, 2 से शुरू होने वाला है ही नहीं, है ना। ये तो ये संक्रमक के लिए पास ही हो गया। 1,1 1,2 है और तो इसका शुरू इसका लास्ट 1,2 मौजूद है, ये पास हो गया। अब बच्चों 2,2 है, 2 से शुरू होने वाला है ही नहीं, तो ये भी पास हो गया। 3,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो ये भी पास हो गया। और ये तो पास ही कर चुके हैं, पहले ही दिख कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। कि 1,2 है तो 1,2 है और 2 पे ख़त्म होने वाला शुरू होने वाला 2,2 है, शुरू का लास्ट का ख़त्म कर दो, 1,2 मिलना चाहिए, 1,2 मिल रहा है।